नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी पद्य की पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है। और आज का जो हमारा प्रकरण है वो हमने लिया है एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज भाग 1 यानी कि कक्षा 9 से लिया गया है। और हमारा जो प्रकरण है वो है मेघ आए। आइए दोस्तों बात करते हैं कि हिंदी पद्य की पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई हिंदी पद्य की पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ सामान्य चीजें लिखनी बहुत जरूरी होती हैं, जिन्हें सामान्य प्रविष्टियां कहा जाता है। जैसे आपका कोई समूह संख्या दिया गया है स्कूल की तरफ से तो वो, या फिर जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, कक्षा कौन सी है जिसका आज का प्रकरण है, वर्ग क्या है यानी सेक्शन क्या है क्लास का, दिनांक कौन सी है जिस दिन आप ये पाठ्य योजना प्रस्तुत करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद दिन क्या है, विषय क्या है, विषय हिंदी पद्य रहेगा क्योंकि ये पद्य की पाठ्य योजना है तो विषय हिंदी पद्य लिखेंगे। कक्षा कालांश क्या है, कालांश भी लिखना है। और प्रकरण क्या है, प्रकरण लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारा आज का जो प्रकरण है वो है मेघ आए। उसके बाद अवधि क्या है यानी टाइम पीरियड क्या है, आपकी कक्षा का 40 मिनट की क्लास है, कितने मिनट की है, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका अपना नाम और अनुक्रमांक भी लिखेंगे। तो दोस्तों, जब हम हिंदी पद्य की पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला जो सोपान आता है वो है सामान्य उद्देश्य का। इसमें हम अपनी भाषा से संबंधित और हिंदी विषय से संबंधित जो मुख्य बातें होती हैं उनको यहाँ पर लिखते हैं। जैसे छात्रों में लय, ताल, यति, गति, छंद और भाव के अनुसार काव्य पाठ करने की क्षमता विकसित करना। कि अगर हम पद्य का पाठ पढ़ा रहे हैं, कविता पढ़ा रहे हैं कोई, तो उससे क्या होगा, बच्चों में लय, ताल, यति, गति और छंद और भाव के अनुसार, यानी कि जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो कैसे लय और ताल के साथ कि कविता को कैसे गाया जाता है, उसमें भाव क्या है, ठीक है, कौन से रस की है, जैसे वीर रस की है, करुण रस की है ना, तो छंद भी होते हैं। उस तरीके से ही हम उसको काव्य को या पद्य को पढ़ते हैं। उसके बाद छात्रों में कविता के भाव और रसास्वादन की क्षमता का विकास करना। कि जैसे जो कविता का भाव है, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि वीर रस में है, करुण रस में है, ठीक है, इस तरीके से उनका जो भाव है उसका रसास्वादन करना। अगर वीर रस में है तो बच्चों में वीर रस, ठीक है, इस तरीके से उत्पन्न हो कि जैसे खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी, एक ये जो पढ़ा होगा आपने 6ठी क्लास में, झांसी की रानी वाला, ठीक है। तो उसमें वीर रस आता है, मतलब कि देशभक्ति के प्रति या लड़ाई करना, दुश्मनों से लड़ना, इस तरीके से भाव उत्पन्न होता है। तो जिस तरीके की भाव की कविता होगी, पंक्तियां होंगी, उसी तरीके का भाव उनमें विकसित हो। उसके बाद छात्रों में कविता के अर्थ और भाव को ग्रहण करने और उसकी व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना। अब बच्चों को इस काबिल भी बनाना है, इस तरीके से भी समझाना है कि जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ क्या है, जो पद्य है उसका अर्थ क्या है और उनका भाव क्या है, वो उसको समझ सकें खुद से ही, कि थोड़ा सा अनुमान लगा सकें कि कवि जो है वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद छात्रों में व्यक्तित्व के मानसिक और भावात्मक पक्ष का विकास करना। एक ही बात है कि बच्चे अपने दिमाग से, अपने मानसिक भाव के पक्ष से और भावात्मक पक्ष से समझ सकें कि पंक्तियों में कौन सी बात कही गई है। फिर छात्रों में काव्य सौंदर्य बोधक क्षमता विकसित करना, कि बच्चे भी काव्य सौंदर्य को समझ सके और अपने अनुसार भी कुछ काव्य का निर्माण कर सकें। जैसे होता है कि बच्चे भी कुछ कविताएं लिखना शुरू कर देते हैं 8वीं 9वीं की कक्षाओं में। इसके बाद आता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य का सोपान। इसमें जो हमारा प्रकरण है उससे संबंधित कुछ मुख्य बातें होती हैं जो हमें लिखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जैसे कि हमारा प्रकरण क्या है, मेघ आए, तो उससे रिलेटेड हम क्या लिखेंगे कि छात्र मेघ आए कविता के माध्यम से प्राकृतिक सुंदरता के बारे में कुछ पंक्तियां हैं तो बच्चे उसको जान सकेंगे कि प्राकृतिक सुंदरता क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। और उसके बाद छात्र कवि की काव्य भावना को महसूस कर सकेंगे कि कवि ने मेघ आए कविता के माध्यम से किस विषय की ओर या प्राकृतिक सौंदर्य की ओर या किस विषय को वो कहना चाहते हैं, उनकी भावना क्या है इस काव्य को लेकर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, छात्रों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति अथवा जिज्ञासा भी जागृत हो सके, यानी कि बच्चों के मन में प्रश्न भी आएंगे, है ना, जानने की इच्छा होगी कि यार ये कौन सी चीज होती है, सर से पूछते हैं, मैम से पूछते हैं कि ये क्या है, तो उनमें प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, कि वो प्रश्न भी पूछना शुरू करेंगे या सीखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है या किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है सहायक सामग्री का सोपान। इसमें जो चीजें हमें पढ़ाने के लिए आवश्यक होती हैं प्रस्तुतिकरण के लिए, जैसे सामान्य में क्या आता है, पाठ्य पुस्तक जो बहुत ज्यादा जरूरी है, लपेट श्यामपट या कोई भी श्याम फलक, फिर चौक, मार्जनी यानी डस्टर, संकेतिका, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट में भी आता है जैसे चार्ट, प्रस्तुति साधन यानी पीपीटी और फ्लैश कार्ड इत्यादि भी आप प्रयोग कर सकते हैं अगर आप दिखाना चाहते हैं बच्चों को, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, पूर्व ज्ञान का सोपान। अब इसमें क्या होता है कि जो
अभी बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है, या जैसे बच्चे 9th क्लास में हैं तो उससे पहले बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या होगा, बच्चों को किन बातों के बारे में पता है, तो वो चीजें हम लिखेंगे अपने प्रकरण से संबंधित जो चीजें होंगी। जैसे कि छात्र प्रकृति एवं ऋतुओं के विषय में सामान्य रूप से पूर्व परिचित है, यानी पहले से उनको जो प्रकृति है और उसके ऋतुओं के बारे में पता है बच्चों को। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि इस वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट और कोई भी सोपान आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों एक एजुकेशनल वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज आप हमें मोटिवेट करते रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, पूर्व ज्ञान के बाद आता है प्रस्तावना का सोपान, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से ही आपका जो पाठ्य योजना का प्रस्तुतिकरण है स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, प्रस्तावना के सोपान में आपको मैक्सिमम 3 से 5 प्रश्न लेने होते हैं, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्रश्न है वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए जिगजैग फॉर्म में, यानी कि जो पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से ही दूसरा प्रश्न बनना चाहिए, और दूसरे प्रश्न के आंसर से तीसरा प्रश्न बनना चाहिए। और ध्यान रहे कि जो आपका आखिरी प्रश्न हो वो समस्यात्मक हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रश्न बने हैं वो है भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे बच्चे, 6 ऋतुएं होती हैं, बच्चों को पता होगा। अब 6 ऋतुएं हैं, आंसर इसी से ही प्रश्न बनेगा कि 6 ऋतुओं के नाम बताइए। ठीक है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि इन 6 ऋतुओं में से किसी भी एक को उठा करके आप प्रश्न बना सकते हैं। तो वर्षा ऋतु आया इसमें, तो आप यहीं से प्रश्न बनाएंगे वर्षा ऋतु में क्या होती है। ठीक है, सरल प्रश्न बनाना है, तो बच्चे बोलेंगे वर्षा ऋतु में बारिश होती है, या वर्षा बारिश कुछ भी बोल सकते हैं। तो वहीं से प्रश्न बनेगा कि वर्षा होने का अनुमान हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, यहीं से प्रश्न बना है। फिर क्या आंसर आएगा कि बादल से या मेघ से, बच्चे ये बोलेंगे। ठीक है, तो फिर आप क्या नेक्स्ट प्रश्न बनाएंगे कि बादल या मेघ कैसे आते हैं। अब बच्चों को क्या पता है कैसे आते हैं, तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो दोस्तों, इसके बाद आता है उद्देश्य कथन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करते हैं कि बच्चों, आज हम कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता मेघ आए को पढ़ेंगे तथा इसका भाव समझेंगे या जानेंगे। और उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण का सोपान। इसके अंतर्गत जो छात्र अध्यापक होते हैं वो सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तक खोलने का निर्देश देंगे। फिर आता है आदर्श 7 स्वर वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक उचित आरोह अवरोह, छंद, लय, ताल और यति गति भाव के अनुसार पद्य का 7 स्वर वाचन करते हैं। दोस्तों, फिर आता है अनुकरण 7 स्वर वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका उपयुक्त समय के अनुसार 2 से 3 छात्रों को अनुकरण 7 स्वर वाचन कराएंगे या करने के लिए कहेंगे, और जो निर्दिष्ट छात्र होते हैं वो अनुकरण वाचन करते हैं। फिर आता है काठिन्य निवारण का सोपान। इसमें जो छात्र अध्यापक हैं वो जो बच्चों से अनुकरण वाचन कराते हैं उसमें आए जो कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ बताते हैं, और जो उनकी त्रुटियां होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखकर उनका अर्थ बताते हुए उनकी व्याख्या भी करते हैं। दोस्तों, काठिन्य निवारण के बाद आता है भाव व्याख्या का सोपान। इसमें जितनी पंक्तियां आपने ली हैं आज प्रस्तुतिकरण के लिए, ठीक है, तो उतनी पंक्तियों का ही आपको भाव रूप में व्याख्या करना है कि जो कवि है उसका क्या भाव है, वो क्या कहना चाहता है, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है और बच्चों को बताना भी होता है प्रस्तुतिकरण के समय में। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो इसमें भाव व्याख्या है वो एक पेज पर पूरी ना करके दूसरे पेज में है, तो आपको यहाँ से समझ लेना है। लेकिन भाव व्याख्या जो है वो अपने शब्दों में लिखना है जो कवि के भाव है। ठीक है, कवि जो कहना चाहता है उनको अपने शब्दों में लिखना और बच्चों को बताना है। भाव व्याख्या के बाद आता है भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न का सोपान। इसमें आप बच्चों से 2 से 3 प्रश्न पूछ सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मेघ की तुलना किससे की गई है, बच्चे कहेंगे दामाद से या अतिथि से। फिर गांव में सज धज कर कौन आया है, मेघ आए हैं, बादल आए हैं। तो ये बच्चों को समझ में आने के लिए कि प्रकरण या पाठ जो है, कविता है, ठीक है, जो पद्य है, बच्चों को कितना समझ में है, इससे आपको अनुमान लग जाएगा। तो इसके लिए भी आपको 2 से 3 प्रश्न बनाने होते हैं, यहाँ पर लिखने होते हैं। उसके बाद आता है 7 स्वर पाठ का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कविता की अंतिम छाप छोड़ने के लिए भाव अनुकूल वाचन करते हैं कि कविता के जो भाव है, वीर रस में है, करुण रस में है, ठीक है, श्रृंगार रस में है, तो उसी के अनुसार आपको भाव के रूप में पढ़ना होता है, इसका वाचन करना होता है, और सभी छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। दोस्तों, 7 स्वर पाठ के बाद आता है सौंदर्यानुभूति प्रश्नों का सोपान। इसमें जो पद्य की सौंदर्य से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि कोई छंद है, कोई अलंकार है, कोई पर्यायवाची शब्द है, कोई विलोम शब्द है। इस तरीके से आप यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। दोस्तों, सौंदर्यानुभूति प्रश्नों के सोपान के बाद आता है संवेद वाचन का सोपान,
और इसमें भी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कक्षा में काव्यमय वातावरण बनाने के लिए पुनः कविता का पाठ कराएंगे बच्चों से, कि सभी को एक साथ समवेत यानी सभी को मिल करके एक साथ वाचन करना होता है सभी छात्रों को। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है सभी छात्र सस्वर वाचन करते हैं, एक साथ सस्वर वाचन करेंगे। उसके बाद आता है गृह कार्य का सोपान, और इसमें आप बच्चों के कक्षा के अनुसार, स्तर के अनुसार, जो बच्चों को आपने प्रकरण पढ़ाया है उसके अनुसार एक या दो प्रश्न आप दे सकते हैं गृह कार्य के लिए। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि नेक रूपी मेहमान के आने से वातावरण में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, उनको अपने शब्दों में लिख करके लाना है। आप इस तरीके से बच्चों को गृह कार्य भी दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।